बिग बैंग। बिग बैंग से आप लोग क्या समझते हैं? ये जो हम जब आसमान की तरफ देखते हैं रात के वक्त या फिर दिन के वक्त, और जो चीज हमको आसमान में दिखता है या वो जमीन जिस पर हम खड़े हुए हैं, वो पानी जो हम पीते हैं, वो हवा जो हम सांस में लेते हैं, वो चीज जो हम खाते हैं, अनाज फल जो भी, या वो सूरज या वो तारे या फिर वो चांद, जो प्लैनेट्स, ये सब कहां से आ गए? सवाल उठता है। इवन कि हमारा जो खुद का वजूद है कहां से है, कैसे है, किस तरह से है? जब एकदम हम शुरुआत में जाते हैं, बिल्कुल एकदम शुरुआत में जाते हैं, इन तारों के बनने से पहले, इन गैलेक्सीज के बनने से पहले, हाइड्रोजन और हीलियम एलिमेंट्स के बनने से पहले, एटम के बनने से पहले, पार्टिकल्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने से पहले, मैटर एंटी मैटर्स के बनने से पहले, एनर्जी क्रिएट होने से पहले, तो हम पाते हैं कि कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, ये स्पेस भी नहीं था। समझ रहे हैं? कुछ नहीं था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी यूनिवर्स के बनने की, और क्या क्या हुआ, क्या क्या इवेंट हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ कि आज हमारा भी वजूद है और तारों का भी वजूद है, सूरज का भी वजूद है। हर वो चीज जो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जिसके बारे में नहीं जान रहे हैं लेकिन वो चीज मौजूद है, वो सब की सब चीजें बिग बैंग की ही देन है। बिग बैंग की ही देन है। साइंटिस्टों का ऐसा मानना है कि आज से 14 अरब साल पहले एटम से भी छोटे किसी चीज में, इंफिनिटी छोटा, इंफिनिटी स्मॉल में एक धमाका हो गया। आज से 14 बिलियन ईयर्स एगो। चौदह अरब साल पहले, यानी कुछ नहीं था, ये स्पेस भी नहीं था, ना ये सूरज थे, ना ये चांद थे, या ना ये तारे थे, ना ये जमीन थी, कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ था ही नहीं। आप ये सोचेंगे कि जो स्पेस का एक्सपेंडेशन हो रहा है, स्पेस बढ़ रहा है, तो वो क्या किसी चीज के अंदर बढ़ रहा है? ऐसा नहीं है। स्पेस, यूनिवर्स अपना खुद का स्पेस क्रिएट करता है। जैसे आप बलून फुलाते हैं, बलून फुलाते हैं, तो बलून को अगर आप किसी बोतल के अंदर फुलाएंगे तो वो फूलेगा नहीं। उसको फूलने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। फैलने के लिए क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। लेकिन यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का अपना खुद का ऑन स्पेस है जिसपे वो फैल रहा है, एक्सपेंडेशन इसका हो रहा है। समझे? तो आज से 14 अरब साल पहले सब कुछ मेटेरियलाइज था, कुछ नहीं था। फिर एक धमाका हुआ, धमाका हुआ, फ्रिक्शन, ट्रिलियन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड,
यानी सेकेंड के करोड़वें हिस्से में वो धमाका जो था वो फैल करके एक शहर कितना बड़ा हो गया था, एक शहर कितना बड़ा हो गया था। और एक सेकेंड में इसका साइज जो था यूनिवर्स का वो 100 मिलियन किलोमीटर का हो गया, 100 मिलियन किलोमीटर का एक सेकेंड में। ये इतनी तेजी से फैला है। लेकिन तब भी सारा इवेंट, सारी चीजें तुरंत नहीं हो गई। मैटर, एंटी मैटर, पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और एटम्स, उसके बाद स्टार्स का फॉर्मेशन, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, इन सब को गैलेक्सी तक में आते आते 500 मिलियन ईयर्स लग गए थे, समय लग चुका था। तो ये द यूनिवर्स बिगिंस, आप देखिएगा यहाँ पर दिखा रहे हैं, यहाँ एक एक्सप्लोजन होता है, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है। हमने रेड कलर से इसलिए दिखाया है कि आप लोग समझ ही सकते हैं, जो धमाका वगैरह होता है, ठीक है। तो उस वक्त जब एक्सप्लोजन हुआ और यूनिवर्स का जो एक्सपेंडेशन हुआ, जो यूनिवर्स बना, वो एक सूप की तरह था यूनिवर्स हमारा। आज जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं और हसन हम आपको देख सकते हैं, हसन हमको देख सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को हिलते डुलते देख सकते हैं, है ना। हम एक दूसरे की आंख देख सकते हैं, नाक देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको टोमेटो सूप दे दिया जाए बाल्टी में भर करके और उसमें एक अंगूठी डाल दी जाए और बोला जाए कि आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो शुरुआती दौर में जो यूनिवर्स था वो एक रत्का की तरह था, यानी एक सूप की तरह था। रत्का कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया है कि शुरुआती जो कायनात थी वो रत्के की तरह थी। फिर मैंने उससे तारे को, सूरज को, चांद को, सितारों को, सैयारों को, सबको मैंने अलग किया। हम तर्जुमा नहीं बता रहे हैं, उसका मफहूम बता रहे हैं। तो जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो यही थ्योरी हमारे सामने आई कि शुरुआती दौर में जो यूनिवर्स था हमारा, धमाका होने के बाद एक रत्के की तरह था, सूप की तरह था और हॉट भी था, इन्फिनिटी हॉट। उसका टेम्परेचर जो था वो 10 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 10 बिलियन बिलियन नहीं, 10 बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था। और ये जो था ट्रांसपेरेंट भी नहीं था, सूप की तरह था। लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ वक्त जब गुजर जाता है तो उसमें जो एनर्जी थी, जो शुरुआती दौर में जो एनर्जी थी, वो टर्न होने लगती है पार्टिकल्स में। किसमें? पार्टिकल्स में। और उन पार्टिकल्स को हम दो नाम से जानते हैं, मैटर और एंटी मैटर। दोनों जो पार्टिकल्स थे, मैटर और एंटी मैटर, दोनों अलग अलग खसलत के थे, अलग अलग खासियत के थे। यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ काम करने वाले थे, एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं थे, वर्सेस में थे, विरुद्ध थे, खिलाफ थे, लड़ने लगे आपस में। क्या करने लगे? लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, जान से कत्ल करने लगे, खत्म करने लगे। मैटर और एंटी मैटर। लेकिन अभी भी हमारा जो यूनिवर्स है वो गर्म है, हॉट है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, सूप की तरह ही है। एनर्जी जो थी, शुरुआती एनर्जी जो थी, वो क्या हुई? मैटर और एंटी मैटर्स में कन्वर्ट होने लगी।
मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे को कैंसिल करने लगे। अब मान लीजिए कि ये मैटर है ब्लैक कलर वाला और रेड कलर वाला एंटी मैटर, अब दोनों लड़ रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहा है, लड़ के दोनों खत्म कर दे रहा है एक दूसरे को। लेकिन चूंकि मैटर की तादाद ज्यादा थी, मैटर की तादाद ज्यादा थी, तो कुछ मैटर बच जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तब वो जो मैटर आगे बढ़ते हैं वो टर्न हो जाते हैं, वो उनसे बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? एटम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई है, एटम के कोर के अंदर वो पाया जाता है, मालूम है हम लोगों को। तो अभी तक एटम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। कोई भी एलिमेंट मैटर, मटेरियल, कंपाउंड, आप, हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड, स्टार्स, मून्स, अर्थ, प्लांट, जो चीज आप देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सब चीज का फॉर्मेशन का जो बेस है वो एटम ही है, वो एटम ही है। सबका अलग अलग एटम होता है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन अभी भी यूनिवर्स जो है वो हॉट और ट्रांसपेरेंट नहीं है, हॉट है और ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने के बाद तकरीबन 4 लाख साल गुजर जाता है, 4 लाख साल गुजर जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ से हमारा यूनिवर्स कोल्ड और ट्रांसपेरेंट हो रहा है, कोल्ड और ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं? एटम का फॉर्मेशन करते हैं 4 लाख साल बाद। बिग बैंग होने के कितने वक्त के बाद? 4 साल। आप ज्यादा एग्जैक्टली अगर जानिएगा तो 3,79,000 यानी 3,79,000 ईयर के बाद, मोटा मोटी 4 लाख साल बोल के चलिए, एटम का फॉर्मेशन होता है। अब चूंकि एटम बना तो एटम से मैटर बनेगा, एलिमेंट्स बनेंगे, उससे चीजें बनना शुरू होंगी। तो सबसे पहला जो एटम बना वो बना आपको हाइड्रोजन, हीलियम। शुरुआती दौर में जो हाइड्रोजन और हीलियम के जो एटम बने, इनका परसेंटेज यूनिवर्स में हाइड्रोजन का जो परसेंटेज था वो 76% था और हीलियम का 74%, ये 24%। इन दोनों गैसेस ने मिल करके पहले स्टार का फॉर्मेशन शुरू किया, पहले स्टार का फॉर्मेशन शुरू किया। पहला स्टार बनते बनते 300 मिलियन ईयर्स टाइम गुजर गया, 300 मिलियन, हाँ 300 मिलियन ईयर्स गुजर गया। तो शुरुआती जो स्टार बने वो स्टार्स आज जो यूनिवर्स में स्टार मौजूद है उससे ज्यादा बड़े होते थे और उनका लाइफ जो था वो कम ही होता था, कुछ ही लाख साल के वो होते थे, तुरंत वो हाइपरनोवा या सुपरनोवा में एक्सप्लोजन हो जाते थे। ज्यादातर ब्लू स्टार ही बनते थे शुरुआती दौर में, बड़े बड़े, उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती थी। तो शुरुआती दौर में जो हाइड्रोजन और हीलियम से स्टार बनने शुरू हुए तो 300 मिलियन ईयर्स तब तक का टाइम गुजर गया। अब हमारा यूनिवर्स कहां पर से विजिबल और कोल्ड हो गया? विजिबल और कोल्ड कहां पर से हो गया? 4 लाख साल बाद, जब एटम बनने शुरू हुए, है ना। बिग बैंग के 4 लाख साल बाद एटम बनना शुरू हुआ। अब हमारा ट्रांसपेरेंट है, क्या है? यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट है और कोल्ड भी है ना भाई? है
अभी कमरा पैक है, इसका टेम्परेचर 300 डिग्री कर दिया जाए, कोई रह पाइएगा? लेकिन इतना टेम्परेचर है कि हम लोग रह सकते हैं, यानी हमारे लिहाज से वो कोल्ड है, रहने के हिसाब से ठीक है ना? अब स्टार बनने के 500 मतलब बिग बैंग के टोटल 500 मिलियन ईयर्स गुजर जाने के बाद जो है गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हुआ। गैलेक्सी का फॉर्मेशन, अब जैसे हमारा सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। गैलेक्सी क्या है? तारों का समूह, तारों का झुंड है। हाँ, झुंड है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप ढेर सारे हैं, तो बच्चों का स्टूडेंट्स का झुंड है, ग्रुप है ना? तो ये क्लास कहला रहा है। क्या कहला रहा है? क्लास कहला रहा है। उसी तरह से एक तारा, दो तारा, तीन तारा, चार तारा, पांच तारा, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, अलग अलग तरह के स्टार, सब मिलकर के उन्होंने क्या किया? गैलेक्सी बनाया। गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हुआ। समझे? गैलेक्सी का फॉर्मेशन शुरू हुआ। बिग बैंग हो जाने के 9 बिलियन ईयर्स बाद, कितना? 9 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है वो हम लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम है। कंटिन्यूअसली आप ये जान लीजिए, कंटिन्यूअसली जान लीजिए, नींद आ रही है, सो जाओ। अगर सो के भी सुन सकते हो और सीख सकते हो तो हमको ऐतराज नहीं है, समझे? हमको इस चीज पे भी ऐतराज नहीं है, अगर तुम सोते हुए भी सीख लो तो हम सोने देंगे, लेकिन जब सवाल पूछेंगे तो जवाब दे देना। क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो ये लगातार जो है हमारा यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन होता जा रहा है, वो अभी तक हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, समझे? आगे भी होता रहेगा। और साइंटिस्टों ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है, अंदाज लगाया है कि अभी हमारा जो यूनिवर्स का जो एज है वो 14 बिलियन ईयर्स है, लेकिन जब 14 यानी 14, समझ ही रहे हैं, जब हमारा यूनिवर्स 20 मिलियन ईयर्स का हो जाएगा, 20 बिलियन ईयर्स का यानी 20 अरब साल का होगा, तब हमारे जो सन है उसकी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो डेथ करेगा। सन हमारा डेथ करेगा, खत्म होगा। और जब हमारा सन खत्म होगा तो वो फूल जाएगा, वो फूल करके इतना बड़ा हो जाएगा कि वो हमारे अर्थ के एकदम करीब तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसमें भी अभी तकरीबन 5 या 6 अरब साल बाकी है, 5 या 6 अरब साल बाकी है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत। हम लोग तो पल की खबर नहीं और सामान बरसों का ढेर सारे इंतजाम करके घर में रखे हुए हैं, पल की खबर नहीं, कब मर जाता है इंसान, है जी, यकीन की कमजोरी की वजह से। बहरहाल पढ़ाई दूसरी चीज है, जिस चीज पढ़ाई लो उसी मौजूद पे बात किया जाए। तो ये एक्सपेंडेशन होता चला आ रहा है। एक बार फिर आप लोग वहां चल रहे, यूनिवर्स आज से 14 अरब साल पहले इन्फिनिटी स्मॉल एटम से भी इन्फिनिटी स्मॉल जो था एक चीज, उसमें धमाका हो गया। क्या हुआ? धमाका हुआ। सेकेंड के करोड़ों हिस्से में वो एक सिटी, एक शहर कितना बड़ा हो गया, है ना? और सेकेंड में 100 मिलियन किलोमीटर के इतना बड़ा इसका साइज हुआ, एकदम बिल्कुल सूप के तरह एनर्जी थी, आसपास आर पार नहीं देखा जा सकता था, और उसका टेम्परेचर 10 बिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस
था। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एनर्जी जो है वो पार्टिकल्स में टर्न करती है। दो तरह के पार्टिकल्स बनते हैं, मैटर और एंटीमैटर। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, लेकिन मैटर की जो है मैटर क्या होते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और वक्त गुजरने के बाद मैटर जो है क्या करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और 4 लाख साल जब गुजर जाता है तो तब जाकर के पहला एटम का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। शुरुआती दौर में हाइड्रोजन 76% और हीलियम 24% था। अब 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, नियॉन भी है, सिलिकॉन भी है, आयरन भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। 118 एलिमेंट्स हैं। आपको पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स जब हम याद करवाएंगे तब आप लोग को मालूम पड़ेगा। ये सब के सब जो है वो स्टार के गर्भ में, स्टार के पेट में, स्टार के नाभि में, स्टार के कोर में ही जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन रिएक्शन के बाद ये पैदा होते हैं। स्टार बनता कैसे है और स्टार मरता कैसे है वो हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा कि एक सुपर मैसिव स्टार, एक मिडिल साइज स्टार या एक स्मॉल स्टार बनता कैसे है और मरता कैसे है, और मरने के बाद वो क्या हो जाता है। सुपरनोवा कैसे बनता है, हाइपरनोवा कैसे बनता है, व्हाइट डॉर्फ कैसे बनता है, या ब्लैक होल कैसे बनता है स्टार के मरने पे, वो सब जब आप पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। फिलहाल तो उसमें अब जा करके अब थोड़ा थोड़ा और एलिमेंट्स यूनिवर्स में मौजूद है। उसके बाद जब स्टार बनते गए, रिएक्शन करते गए कोर में, है ना, तो और भी चीजें तरह के एलिमेंट्स उनसे बनी। तो 300 मिलियन ईयर्स के बाद एटम बन, बिग बैंग के 300 मिलियन ईयर्स के बाद पहले स्टार का फॉर्मेशन हुआ। शुरू के स्टार काफी बड़े स्टार थे, वो कुछ ही लाख साल उनकी उम्र होती थी, है ना, ब्लू स्टार होते थे और काफी बड़े होते थे। तुरंत वो हाइपरनोवा, सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोजन करके खत्म हो जाते थे और फिर नए तरह का कुछ एलिमेंट्स उसमें यूनिवर्स में वो बिखेर देते थे। बिग बैंग होने के जब 500 मिलियन ईयर्स गुजर गया तो फिर गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ। गैलेक्सीज का बनना शुरू हुआ। और बिग गैलेक्सीज किसको कहते हैं मालूम ही आप लोगों को है। बिग बैंग के 9 बिलियन ईयर्स, 9 अरब साल के बाद हमारे सोलर सिस्टम का है फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या है हम लोगों को मालूम ही है ना। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ और साइंटिस्टों ने ऐसा प्रिडिक्ट किया है कि जब यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स का हो जाएगा तो हमारा सन जो है वो अपने सारी एनर्जी को यूज कर चुका होगा, तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो भूख से फूल करके बड़ा हो जाएगा और वो फिर डेथ कर जाएगा। और लगातार हमारे यूनिवर्स का एक्सपेंडेशन हो रहा है और ये होता रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, है ना। तो अल्लाह ने कुरान में भी बताया है कि रत्के की तरह था। मसाला समझते हैं ना आप लोग, लड़कियां सब्जी बनाती होंगी, आप उसमें धनिया डाल दिया पाउडर, मिर्च पाउडर डाल दिया, आपने नमक डाल दिया, आपने हल्दी पाउडर डाल दिया, सब डाल दिया है, सबको मिला दिया। अब आपको बोला जाए इसमें से हल्दी निकाल लो, नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते ना। लेकिन उसी तरीके का था, मिला हुआ, लेकिन अल्लाह ने उसमें से तारों को अलग कर दिया, किया ना, सूरज को अलग किया, जमीन को अलग किया, चांद को अलग किया, है ना, है कि नहीं। वो तो उसकी कुदरत है, वो बताया भी उसने कि मैंने किया ऐसे ऐसे, सब मिला हुआ था, रक्के में से मैंने अलग अलग कर दिया। खैर, तो ये समझ गए। इसकी कॉपी आप लोग फोटो कॉपी ले लीजिएगा, ठीक है, हम दे देंगे। और इसको आप लोग प्रैक्टिकल में बना करके और इसके बारे में पॉइंट वाइज लिख करके हमको दिखा दीजिएगा। एनसाइक्लोपीडिया का आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा। किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए, कोई ऐसा सवाल जिसके दिमाग में आ रहा हो और वो जानना चाहता हो तो पूछ ले हमसे।
हाँ, सब जीनियस है यार। हाँ? तो वही चीज हो सकता है, या तो तुम लोग सब जीनियस हो, बाकी दूसरी चीज बोलने की जरूरत ही नहीं, समझिएगा। हाँ? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिस्टम से मतलब होता है कि कोई तारा है और उसका अपना खुद का प्लेनेट्स है, खुद का प्लेनेट्स है। तो चूंकि हमारा सन भी एक तारा है और उसके खुद के प्लेनेट हैं, तो हमारे यूनिवर्स में तो बहुत सारे तारे हैं। तो क्या ही ये ऐसा नहीं हो सकता है कि उन सब के भी प्लेनेट हो? तो सोलर सिस्टम कभी एक नहीं है, अलग अलग तारों का सबका अपना सोलर सिस्टम बहुत सारे मौजूद है, बहुत तरह के प्लैनेट्स भी मौजूद हैं अलग अलग इस पे। और नासा, इसरो, ईसा और ये सब जो है खोजने में लगे हुए हैं और बहुत सारे प्लैनेट्स तलाशे जा चुके हैं, समझे। तो और भी तारों के अपने अपने सोलर सिस्टम मौजूद हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन? हाँ पूछो। सर कोई लोग बोलते हैं कोई भगवान ने बनाया है, कोई अल्लाह ने बनाया है, कोई गॉड ने बनाया है। देखो तुम जो सवाल किए हो वो एक धार्मिक सवाल है, रिलीजियस क्वेश्चन है। देखो अगर तुम अल्लाह बुलाते हो, तुम गॉड बुलाते हो या भगवान बुलाते हो, समझे, सबसे पहले तुम अपने मन के अंदर ये सोचो कि तुम बुला किसको रहे हो, बुला किसको रहे, है ना। अब मेरा नाम जैसे शौकत अली खान है, राजू है, जवाद पटनवी है, समझे। तो आप हमको जवाद पटनवी कह के बुलाइए तो आप हम ही को बुला रहे हैं, है ना। आप राजू कह के बुलाइए तो हम ही को बुला रहे हैं, आप शौकत कह के बुलाइए तो हमको ही बुला रहे हैं, है ना। तो अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं अलग अलग नाम से उस कायनात, उस क्रिएटर को बुलाते हैं, लेकिन बुलाते उसी को, बुलाते उसी को, उसी एक को बुलाते हैं, समझ गए सर। हाँ, अभी हाइड्रोजन 20 पहले 26% था और हेलियम 24% था, अभी कितना है? अभी हीलियम 23%, क्योंकि और भी जो ऑक्सीजन है, नियोन है, कार्बन है और बाकी जो एलिमेंट्स हुए हैं, तो 100% से 101% तो नहीं हो सकता है, 100% ही रहेगा, है ना। तो 1% के अंदर यूनिवर्स में वो बाकी के सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, हाँ कॉपर भी, ठीक है, कॉपर भी, समझ गए। और कोई क्वेश्चन पूछो। देखो कोई क्वेश्चन नॉनसेंस नहीं होता है, अगर आपका सेंस उस पर लग रहा है तो आप पूछ लीजिए, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डार्क प्लैनेट कैसे हुआ? ड्वार्फ प्लैनेट, देखो ड्वार्फ प्लैनेट का बेटा फॉर्मूला अलग है, उसके बारे में जैसे साइंटिस्टों ने बताया है। देखो प्लैनेट हो या ड्वार्फ प्लैनेट, वो अपने तारे का यानी स्टार का ऑर्बिटिंग करेगा, चक्कर काटेगा। लेकिन हमारे स्पेस में सिर्फ प्लैनेट्स, मून और स्टार्स नहीं है, उसके अलावा रॉक्स भी मौजूद है। क्या रॉक्स? जैसे आपका मार्स, प्लैनेट मार्स है और जुपिटर है, उन दोनों के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड बेल्ट किस चीज का बना हुआ है? रॉक्स का, है ना, रॉक्स और मेटल का बना हुआ है। अब आप चले जाइए उससे बियॉन्ड चले जाइए, आप लास्ट प्लैनेट कौन सा हमारा है? नेपच्यून से बियॉन्ड चले जाते हैं। प्लूटो जो है वो किस में पड़ जाता है? वो आपको पड़ता है काइपर बेल्ट में, वो कॉमेट से बना हुआ है, वो वाटर और गैसेज ये सब का बना हुआ है ना, सॉलिड वाटर है। तो जो प्लेनेट ऑर्बिट करते हुए अपने आसपास के मलबा को, मलबा से आप कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड समझिएगा, ठीक है, आसपास के मलबा को यानी डेब्रिस को स्वैप आउट कर देता है, यानी साफ कर देता है, खींच लेता है, वो प्लेनेट है। वो क्या है? प्लेनेट है। और अपने स्टार को ऑर्बिट करते हुए, है ना। और जो प्लेनेट
अपने स्टार का ऑर्बिटिंग करते हुए डेब्रिस को नहीं खींचता है, अपनी तरफ उसको साफ नहीं करता है, तो उसको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के डॉट प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे प्लूटो का भी हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे, अब 8 हैं। क्यों? प्लूटो जो है अपने आसपास के डेब्रिस को साफ नहीं करता है, खींचता नहीं है, वो छोटा प्लैनेट है, इसलिए उसको डॉट प्लैनेट बोलते हैं। तो डॉट प्लैनेट किसको बोलते हैं? नहीं, जो प्लैनेट अपने आसपास के रॉक कॉमेट एस्टेरॉयड को खींच करके साफ नहीं करता है, उसको डॉट प्लैनेट कहते हैं। अब नेचुरल मून किसको कहा जाता है? मून का पहचान क्या है? मून जो है वो प्लैनेट का ऑर्बिटिंग करेगा। किसका? प्लैनेट का। ये तो हम लोग को मालूम ही है। और कोई क्वेश्चन? ब्लैक होल कैसे होता है? कैसा होता है? ब्लैक होता है। व्हाइट होल में सुना है। हाँ? व्हाइट YouTube पे सुना है। देखो ब्लैक होल क्या है ना बाबू, ब्लैक होल के बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। ब्लैक होल इतना पावरफुल सेलेस्टियल बॉडी है यूनिवर्स के अंदर कि लाइट जैसी चीज को भी वो मोड़ देता है, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, समझे? वो समूचे के समूचे स्टार को निकल जाता है। और कोई क्वेश्चन? आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है? तुम इधर बैठे हुए थे जी, कुछ देखे? चलो ठीक है, बोल दे सादे तो अल्लाह सो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं ना? आपको कुछ पूछना है? किसी को कोई डाउट किसी तरीके का? नो सर। तो आप लोग फोटोकॉपी ले लीजिएगा और इसका प्रैक्टिकल में करके अभी ले लेता। हाँ सबको, ठीक है, कल दे देंगे।